जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बिहार सुपर TT के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं सुपर 20 के नाम से। उसी श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप पूछते हैं, सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दूं कि इसका PDF टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है JMD एग्ज़ाम क्रैक, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और आप उस पर अवश्य इस प्रश्नों की श्रृंखला को शेयर कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। कह रहे हैं, अधिगम से संबंधित प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्या हेनरी फेरेल ने, या थॉर्नडाइक ने, या स्किनर ने, या गाल्टन ने? आप सभी लोग जानते हो, प्रभाव का नियम जो देने वाला था वो थॉर्नडाइक था। कौन था? थॉर्नडाइक था। यानी इसका ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम में वृद्धि करना है, यह कथन किसका है? क्या जेम्स एस थाइन का, स्पेयरमैन का, या DB का, या कार्ट लेविन का? आप लोग जानते हो, ये जो समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम में वृद्धि करना है, ये है जेम्स M थिन का। किसका है? जेम्स N थिन का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? क्या लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड मैकाले ने, या लॉर्ड इरविन ने? तो इसको करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो लॉर्ड मैकाले था। कौन था? लॉर्ड मैकाले था। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। चलिए, कह रहा है, सामान्य प्रकार के बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? क्या 105, क्या 100, क्या 90 से 100, या 100 से 110 के बीच में होती है? तो आप जानते हैं, सामान्य बुद्धिलब्धि का जो होता है काल, वो होता है 100 बुद्धिलब्धि होती है सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि। अगले प्रश्न की बात कर रहा है, संपूर्ण साक्षरता अधिनियम की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? क्या उत्तर प्रदेश 1989 में, आंध्र प्रदेश 1989 में, या केरल 1989 में, या मध्य प्रदेश 1989 में? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम केरल राज्य में की गई और 1989 में की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, शोध क्या है? मौलिक समस्याओं का शोध करना, नवीन यथार्थों का शोध करना, या विकल्प C? कह रहा A या B, या पर्यावरण का अध्ययन करना? तो आप सभी लोग जानते हैं, शोध का अर्थ होता है मौलिक के साथ साथ नवीन तथ्यों का खोज करना। ऑप्शन नंबर C विकल्प आपका सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कह रहा है, लेखन के प्रमुख प्रकार में शामिल है सुलेख, अनुलेख, A B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सुलेख सुनकर लिखा जाता है, अनुलेख और लिखकर बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 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 अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन अगला बात करते हैं। हेनरी फ्रियोल के अनुसार प्रशासन के प्रमुख तत्वों में कौन कौन सा शामिल है? क्या आदेश, संगठन, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, प्रक्रिया, या इनमें से सभी? आप सभी लोग जानते हैं, इसमें शामिल जो है उपरोक्त सभी शामिल हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आप जानते हैं, क्या 1985 में, या 1986 में, या 1987 में, या 1988 में? तो पर्यावरण अधिनियम जो लागू किया गया
1986 में लागू किया गया। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न के बारे में, जो आपका अच्छा प्रश्न है, जिसे बोलते हैं 90 प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम बात करते हैं। जो प्रश्न है ये कह रहा है, 90 प्रश्न है, कह रहा है पौधों का विकास, ध्यान दीजिएगा, पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी, लाक, लूटो, अरस्तु द्वारा। तो आप जानते हो यह कथन लाक महोदय का, किसका है? लाक महोदय का है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बालकों की अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु कौन से परीक्षण किया जाता है? क्या अभिक्षमता परीक्षण, या व्यक्तित्व परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण, या शाब्दिक परीक्षण? आप सभी लोग जानते हैं इसमें अभिक्षमता का परीक्षण अभिक्षमता परीक्षण द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया, किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, अधिगम से, व्यक्तिगत भिन्नता से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रेरणा, बुद्धि, अभिरुचि आदि जो हर दूसरे से भिन्न है उसका विकल्प नंबर यानी व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित होगा इसका रिलेशन। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा है डेविड कोल्ब के अनुसार के अधिगम का तरीका क्या था? सदृशता, अनुभूति, सहानुभूति, ये सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं कोल्ब का जो था वो अनुभूति मूलक था। क्या था? अनुभूति मूलक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 94 प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए समझते हैं इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रश्नों की श्रृंखला है किसने मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है? क्या स्कैनर ने, क्या गाल्टन ने, क्या वुड्स ने, क्या अरस्तु ने? तो आप जानते हैं किसने कहा था मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहने वाला था? कौन था? वुडवर्थ था। कौन था? वुडवर्थ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? क्या थॉर्नडाइक था, स्कैनर था, या कोहलवर्थ था, या डीवी था? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सिद्धांत सूझ का वनमानुष पर आविष्कार किया गया, खोज की गई थी, और इसको करने वाले कौन थे? कोहलवर्थ थे। कौन थे? कोहलवर्थ थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? अग्रोमुखी, बहिर्मुखी, अधोमुखी, ये सभी। तो आप जानते हो बच्चों को अगर सिखाना है, किसी चीज़ को पहले सिखाना है, तो उसमें सबसे पहले बच्चे क्या होना चाहिए? अग्रमुखी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अग्रमुखी होने चाहिए, और वो आगे की तरफ हरदम देखने चाहिए। बच्चों का भविष्य क्या होगा इसके बारे में सोचना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। अब क्वेश्चन है बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले किन्हीं 3 मूल तत्वों का नाम बताइए। तो परिवार भी कर सकता है, समाज भी कर सकता है, विद्यालय भी कर सकता है, और इनमें से सभी भी कर सकते हैं। देखिए अगर बालक की अनुकूल शिक्षा बनाना है तो परिवार में पहले पढ़े लिखे होने चाहिए। दूसरी चीज़ उसका विद्यालय में एजुकेशन शिक्षा ढंग से होनी चाहिए। तीसरी चीज़ उसके समाज में भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। कह रहा दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? क्या अध्ययन सामग्री को, या मुद्रित सामग्री को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को, या कंप्यूटर को? दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो ये दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा अच्छा कारण है वो कौन सा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलावा आप श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करना जानते हैं। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
क्या थॉर्नडाइक ने, स्कैनर ने, गिलफोर्ड ने या कोहलबर्ग ने? तो जानते हैं आपने मुख्य नियम 3 और गौड़ नियम 6 देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था थॉर्नडाइक था। क्या नाम था? थॉर्नडाइक था। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात है, कह रहा है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो डिसकैल्कुलिया जो होता है वो गणित के लिए होता है, और डिसलेक्सिया लिखने के लिए होता है, और डिसग्राफिया बच्चों को पढ़ने या अक्षम बच्चों के लिए होती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।